जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। कोल्हान के मुंडा और मानकियों को हुकूकनामा यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिया जाता है। इस हुकूकनामा में मुंडा और मानकी की बहाली, बर्खास्तगी और उनके क्या क्या काम हैं इसके बारे में यह विस्तृत ब्यौरा देता है। यही डॉक्यूमेंट मुंडा और मानकी को अपने काम करने का अधिकार भी देता है। गांव के बाकी रैयतों से ज़्यादा अधिकार इसी के तहत मुंडा और मानकी को हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जो हालिया हुक्मनामा है यह 1968 के बाद जारी हुआ है। इसमें पहले पेज में देख सकते हैं मौजा का नाम, थाना और थाना नंबर, पीड़ का नाम और स्टेट नंबर अंकित करने का प्रावधान है। उसके बाद मुंडा या मानकी का हुक्मनामा लिखा जाता है और पहले पेज के अंत में कोल्हान और सिंहभूम सेटलमेंट अंकित होता है। कोल्हान में कुल 26 पीड़ हैं और गांव लगभग 900 से ज़्यादा हैं। हर पीड़ में 2 से 7 इलाके होते हैं और हर इलाके में 5 से 7 गांव से लेकर 25 से 30 गांव तक होते हैं। प्रत्येक गांव में एक मुंडा होता है और प्रत्येक इलाके में एक मानकी होता है। कुछ जगहों पर 5-7 इलाके के हिसाब से पीड़ मानकी भी हुआ करते थे। हुकूकनामा में सूचनाओं की शुरुआत मुंडा या मानकी का नाम, पिता का नाम, फीस और कीली का नाम यानी गोत्र का नाम अंकित करने से होती है। हुकूकनामा का दूसरा बिंदु है कि मुंडा या मानकी मौजा के खूंट कटीदार का वारिस है या नहीं। खूंट कटी प्रणाली आदिवासियों की पारंपरिक भूमि स्वामित्व व्यवस्था है जिसमें जंगल की सफाई करके भूमि को खेती योग्य बनाया जाता था और उस भूमि का स्वामित्व पूरे कबीले अथवा वंश के पास होता था, न कि अकेले किसी व्यक्ति के पास। किसी गांव को बसाने में साधारणतः एक ही कीली के लोग बहुमत में शामिल होते थे। इसी कारण से हुकूकनामा में खूंट कटीदार की बात कही है कि वे लोग ही मुंडा या मानकी हो सकते हैं जो जंगलों को साफ करके गांव बसाने में भूमिका निभाए थे। यहाँ पर मुंडा या मानकी के पद के लिए व्यक्तिगत खानदान की बात इंगित नहीं करता है बल्कि उस गोत्र के वंश से आए हुए व्यक्ति के रूप में इशारा करता है। उसके बाद जिन शर्तों पर मुंडागिरी का ओहदा दिया जाता है उसमें सबसे पहले लिखता है कि मुंडा या मानकी को हुकूकनामा का यह पट्टा जब तक अगला पट्टा किसी को नहीं दिया जाता है तब तक के लिए मुंडा या मानकी का पट्टा जारी रहेगा। यानी मुंडा या मानकी के मृत्यु होने के बाद ही साधारणतः अगला पट्टा किसी को दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मुंडा या मानकी का यह पद जीवन पर्यंत उन्हें दिया जाता है। फिर आगे हालिया सेटलमेंट के मुताबिक मौजा का कुल लगान कितना होता है उसका ब्यौरा अंकित किया जाता है। मौजा से जितना भी लगान आता है उसका 10% मानकी को, 16% मुंडा को और 2% तहसीलदार को देने की बात अंकित की गई है। इसका मतलब इन सबको जो भी लगान रैयतों से वसूला जाता है उसका कमीशन दिया जाता है। आजकल वह कमीशन मुंडा और मानकियों को ना देकर सम्मान राशि के रूप में झारखंड सरकार भत्ता दे रही है। उस मौजा का पूरा लगान कितना होता है वह भी अंकित किया जाता है। मुंडा, मानकी और तहसीलदार का कमीशन काट कर कितना लगान सरकार को जाता है इसका भी ब्यौरा अंकित किया जाता है। यह जो भी लगान की राशि तय की जाती है उसकी शुरुआत की तारीख भी अंकित है। यह बताने के लिए कि जो लगान की राशि तय हुई है वह अमुक तारीख से शुरू होकर जब तक अगला पट्टा जारी नहीं होता है तब तक वही रहेगा, या लगान में बदलाव का कोई विशेष निर्देश एजेंट या असिस्टेंट एजेंट की ओर से नहीं आ जाता है। लगान जो रैयतों से वसूली जाती है उसे किस्तों में रैयतों से मुंडा को, फिर मुंडा से मानकी को और मानकी से सरकार को कब कब देना है इसका भी उल्लेख किया गया है। किस्त के मुताबिक लगान नहीं देने से मुंडा और मानकी को सजा का प्रावधान अंकित है। सजा के रूप में पहला तो मुंडा और मानकी को कमीशन का हक खत्म हो जाएगा। दूसरा, उपायुक्त महोदय दोषी मुंडा या मानकी को जुर्माना भी लगा सकते हैं। और तीसरा, उपायुक्त के आदेश से मुंडा और मानकी की संपत्ति जब्त और नीलाम भी की जा सकती है। यह सब सिर्फ लगान का कोई एक किस्त जमा नहीं करने के कारण किया जा सकता है। और चौथा, उपायुक्त महोदय मुंडा या मानकी को इस कारण से बर्खास्त भी कर सकते हैं।
इस प्रावधान से स्पष्ट हो रहा है कि मानकी और मुंडा को अंग्रेजों ने लगान वसूली के एजेंट के रूप में ही हुकुकनामा का पट्टा दिया था और लगान वसूली में किसी भी तरह की अनियमितता होने पर बर्खास्तगी की तलवार लटकाई गई। यह सब जानकारी मैं हालिया सेटलमेंट के हुकुकनामा से बता रहा हूँ। 1897 का मैं इसमें शामिल नहीं किया हूँ। ऐसा इसीलिए कर रहा हो ताकि लोगों को पता चले कि अभी क्या चल रहा है, नहीं तो अधिकतर लोग यह भी सवाल कर सकते हैं कि वो सब तो बदल गया। इसीलिए तत्काल वाला जो स्थिति में है उस पर ही मैं जानकारी को साझा कर रहा हूँ। हुकुकनामा की एक कॉपी फेसबुक के हो पीपल वी आर फैमिली में भी अपलोड कर दी गई है। हुकुकनामा में मुंडा के अधिकारों की व्याख्या की गई है। उसमें विशेष अधिकार बंदोबस्ती से संबंधित दिया गया है। मुंडा को अपने मौजा में जमीन बंदोबस्ती का अधिकार है, लेकिन मानकी को सूचना देना होगा। वसिंदा रैयत के साथ ही बंदोबस्त करना होगा और गैर वसिंदा रैयत के साथ भी वो कर सकता है, लेकिन वह रैयत हो ही होना चाहिए, मतलब हो समाज के लोग को ही वो बंदोबस्त कर सकता है। चाईबासा के इर्द गिर्द के गांव की प्रति ज़मीन को मुंडा और मानकियों ने अवैध तरीके से गैर आदिवासियों को भी बंदोबस्त कर दिया है। ऐसी सूचनाएं जनता के बीच बड़े स्तर पर कही जाती है। यदि किसी रैयत ने अपना ज़मीन किसी कारण से छोड़ दिया है तो उपायुक्त की लिखित मंजूरी से मुंडा या मानकी उसे बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन किसी गैर वसिंदा दीकू के साथ बंदोबस्त करने का हक नहीं है। यहाँ पर दीकू शब्द ही लिखा गया है। जब भी नया बंदोबस्त किया जाएगा तो उसका लगान बढ़ाने का हक मुंडा या मानकी को नहीं है। गैर आबाद ज़मीन को किसी वसिंदा को बंदोबस्त करने का अधिकार मुंडा को है, लेकिन मानकी को इसकी सूचना देनी होगी। लेकिन सरकारी जंगलों को बंदोबस्त करने का अधिकार मुंडा को नहीं है। 3 वर्ष तक बिना मालगुजारी के रैयत को आबाद करने दिया जाएगा, फिर मानकी की मंजूरी से मालगुजारी बैठाया जाएगा। नए बंदोबस्ती में मालगुजारी आधा मानकी और आधा मुंडा ले सकता है। छोड़ा हुआ जोत या गैर आबाद ज़मीन पर मालगुजारी बैठाने और अदा करने के बारे में लिखता है कि ऐसा हक मुंडा को नहीं है, लेकिन छोड़ा हुआ जोत का बकाया मालगुजारी वो ले सकता है। किसी रैयत के फरार होने या फसल पैदा ना होने से उसके ज़मीन का लगान से छूट देने का हक मुंडा को नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि रैयत के नुकसान होने के बाद भी मुंडा को उचित लगान सरकार को देना ही होगा। मतलब एक बार लगान तय हो गया तो उस पर कोई छूट नहीं दिया गया है। खूंट कटीदार रैयत को बिना बंदोबस्ती के भी शामिल प्रति के ज़मीन को इस्तेमाल करने का हक है और यह मुंडा की साधारण सहमति से कर सकता है। मुंडा को रैयतों से लाह और तसर की कमाई से भी कमीशन उठाने का हक दिया गया है। यह सब तो हुआ उनके अधिकार। अब उनके क्या क्या काम है उसको भी हुकुकनामा के अनुसार देखते हैं। जब भी किसी रैयत की जोत ज़मीन दान में दी जानी है, बिक्री, बंधक और वारिस होने या बंटवारा के जरिए से दूसरे आदमी के दखल में आने पर, फिरारी जोत या गैर आबाद ज़मीन को नया बंदोबस्त करने पर मुंडा आवश्यक रूप से उपायुक्त को सूचना देंगे। मतलब जो भी ज़मीन से संबंधित हस्तांतरण होगा उसकी सूचना उपायुक्त को देना जरूरी है। यह काम मुंडा का आवश्यक काम है। दूसरा महत्वपूर्ण काम, यदि मौजा में कोई दीकू बसता है तो इसकी सूचना उपायुक्त को देना जरूरी है। चाईबासा के अगल बगल कितने ही दीकू बस चुके हैं और कितने ही मुंडाओं ने इसकी सूचना उपायुक्त को दी होगी, यह भी शोध का विषय है। तीसरा काम, सरकारी जंगलों को बचाने का काम मुंडा करेंगे। इस बाबत पहला काम जंगलों को आग से बचाना होगा। यदि जंगल में आग लग गई है तो उसे बुझाना होगा। दूसरा काम, जंगल में किसी भी तरह का नुकसान होगा, जंगल कटेंगे तो उसके लिए मुंडा उपायुक्त को उस नुकसान के लिए प्रतिवेदन सौंपेंगे। और तीसरा काम, जंगल का जो सीमा होता है पहचान के लिए उस लेन को साफ करना होगा। अलग हेडिंग के साथ यह भी लिखा है कि मौजा के अंदर जंगल और प्रति ज़मीन पर जो भी पेड़ आदि है उसकी सुरक्षा भी मुंडा को करनी होगी। इसमें लिखित है कि मुंडा को जंगल का हिफाजत करना होगा, बर्बादी से बचाना होगा और देखना होगा कि रैयत लोग अपने हक से बाहर ना जाएं। इसका मतलब जो आदिवासी जंगल पर अपना विरासती अधिकार रखते हैं उसके अधिकारों को रैयत बनाकर सीमित कर दिया गया। यही बात मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है कि सड़क किनारे में जो पेड़ आदि लगाए हुए हैं उसकी हिफाजत करना भी मुंडा का काम है। अलग हेडिंग में यहाँ उल्लेख किया हुआ है कि उपरोक्त सभी काम मुंडा अपने रैयतों से करवाएगा। मतलब मुंडा को रैयतों से ऊपर अधिकार है, जबकि आदिवासी तो सभी बराबर है।
इसके अलावा गांव की तालाबों का रखरखाव, नदी के पानी को खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था, गांव की सीमाना पर पत्थर और मौजा की सड़कें मरम्मत करवाने का काम मुंडा रैयतों से करवाएंगे। अगला काम के रूप में लिखता है कि मुंडा अपने मौजा का जवाबदेह पुलिस पदाधिकारी है। सरकार और मानकी के हुक्म के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई वो करेगा। हालांकि हालिया सेटलमेंट में पुलिस थानों के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापना होने के कारण उनका यह अधिकार वापस ले लिया गया है। यह अधिकार उन्हें तब के लिए मिला था जब पुलिस की व्यवस्था सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंची थी। अन्य कामों में मुंडा को रैयतों से मालगुजारी के अलावा दूसरा अगर कोई सरकारी टैक्स है तो वह भी वसूल करना होगा। वह यह भी देखेगा कि तहसीलदार ठीक से हिसाब रखता है या नहीं, हिदायत के मुताबिक रसीद देता है या नहीं, यह भी देखना मुंडा का काम है। सरकारी आदमी को रसद और वाजिब दाम पर कुली देना होगा। तत्कालीन उपायुक्त चंदन कुमार ने इस काम के ब्यौरा के आधार पर भी मुंडा को बर्खास्त करने का आदेश निर्गत किया था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि सरकारी आदमी को रसद या सहयोग नहीं करने पर भी मुंडा या मानकी को बर्खास्त किया जा सकता है। इसके आगे मुंडा और मानकियों के बर्खास्त या हटाए जाने के कारण लिखे हुए हैं। पहला है कि यदि मुंडा या मानकी का हाल का पट्टा खत्म हो गया है तब नया बंदोबस्त का हक तो है, लेकिन शर्त उसमें रखा है कि नया बंदोबस्त का हक उसे तभी होगा अगर वह सरकारी काम करने के लायक और अच्छे चाल चलन का हो। दूसरा बिंदु है कि मुंडा या मानकी का वारिस को या ओहदा का हक है या नहीं, यदि है तो किन शर्तों पर। इसमें लिखता है कि मुंडा या मानकी का ओहदा मारूसी है यानी खानदानी है। आगे लिखता है कि नज़दीकी मर्द वारिस अगर उपायुक्त महोदय के विचारों में लायक हो तो बहाल होने का हक है, लेकिन अगर मुंडा या मानकी बर्खास्त किया जाए तो उसके वारिस का हक नहीं होगा। यह धारा स्पष्ट करता है कि मुंडा कोई औरत नहीं बन सकती, सिर्फ मर्द वारिस ही इसका हकदार है। मुंडा या मानकी का सरकारी कामकाज करने के लायक होना भी ज़रूरी है और बर्खास्त होने की स्थिति में वारिस का कोई हक नहीं बचता है। मुंडा को अपने मौजा का कोई हिस्सा दान, बिक्री या बंधक के जरिए हस्तांतरण का हक नहीं है। मुंडा को अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति के भी सुपुर्द करने का हक नहीं है, लेकिन उपायुक्त महोदय से अनुमति लेकर और उसके दिए गए शर्तों के आधार पर एक जोड़ीदार मुंडा को उपायुक्त बहाल कर सकता है। जोड़ीदार मुंडा का ओहदा मारूसी नहीं होगा। जब जोड़ीदार मुंडा के काम की दरकार खत्म हो जाएगी तब उपायुक्त महोदय उन्हें हटा सकते हैं। मुंडा या मानकी को हटाए जाने के बारे में हुकुकनामा कहता है कि हुकुकनामा के शर्त के बरखिलाफ काम करने से या नालायक होने से या बुरे चाल चलन के वजह से या मौजा में वास नहीं करने पर उपायुक्त महोदय के आदेश से मुंडा या मानकी को हटाया जा सकता है, लेकिन बर्खास्त करने का आदेश आयुक्त महोदय से होना चाहिए, यानी बर्खास्तगी का अधिकार आयुक्त को है, उपायुक्त को नहीं है। इस तरह से हुकुकनामा में मुंडा या मानकी को हटाए जाने के बारे में लिखता है, उसी को और डिटेल में जाकर उपायुक्त महोदय ने हालिया आदेश निकाला था। इसके अलावा और भी दूसरी सज़ा जो मुंडा या मानकी को दी जा सकती है उसके बारे में लिखता है कि जिस तरह से मुंडा या मानकी को हटाया जा सकता है उसी तरह से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसी ज़मीनों का ब्यौरा भी देना है जो मुंडा के अधीन है और उसका मालगुजारी तय नहीं है। साथ ही मुंडा के अधीन यदि कोई खूंट कटी ज़मीन है तो उसका भी ब्यौरा हुकुकनामा में लिखनी है। मुंडा के रैयती ज़मीन का ब्यौरा भी देना है। मुंडागिरी से हटाए जाने के बाद भी जो ज़मीन रैयत को बंदोबस्त की गई वह बरकरार रहेगी, लेकिन वैसी ज़मीन जो मुंडा के अपने वंश की नहीं है उस पर हटाए गए मुंडा का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसके बाद सरकार बहादुर को मुंडा नियुक्त करने का हक के बारे में लिखता है कि सरकार बहादुर को, यानी कि उस समय अंग्रेज़ सरकार और इस समय झारखंड सरकार को मौजा के टुकड़े करने और किसी टुकड़े पर नया मुंडा नियुक्त करने का हक है। यानी हुकुकनामा के हिसाब से किसी गांव की सीमा को बदलने और नए सीमाना में नया मुंडा बहाल करने का अधिकार सरकार को है। वर्तमान मुंडा के मरने या इस्तीफा देने पर यदि कोई लायक वारिस रहे तो उपायुक्त महोदय उन्हें मुंडा बहाल करेंगे। अगर वारिस नाबालिग हो तो उसके बालिग होने तक एक जोड़ीदार मुंडा बहाल किया जाएगा। अगला बिंदु मुंडा के बर्खास्त होने या हटाए जाने के संबंध में प्रावधान देता है कि अगर मुंडा बर्खास्त होते हैं तो मानकी और रैयत को अधिकार है कि उपायुक्त महोदय की मंजूरी से मौजा का कोई लायक वसिंदा रैयत उनको वो लोग मुंडा बहाल कर सकते हैं। इसका मतलब बर्खास्त होने की स्थिति में ही मानकी मुंडा का पद रैयतों के द्वारा
तय करेंगे, अन्यथा रैयतों का मान की मुंडा बहाल करने में कोई भूमिका नहीं है। स्पष्ट रहे कि इस हुकुकनामा में मानकी मुंडा और रैयतों के संबंध में लिखा गया है। आदिवासियों के बारे में जो व्याख्या भारत का संविधान और पेशा कानून या संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र बताता है, उसके बारे में कोई अधिकार हुकुकनामा और विल्किंसन रूल में कहीं पर भी नहीं है। यह आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह शुद्ध रूप से वही मामला है कि भारत के संविधान में आदिवासी शब्द को हटाकर अनुसूचित जनजाति शब्द लाया गया और कानूनी अधिकार तो मिला, लेकिन पारंपरिक अधिकार से आदिवासियों को वंचित किया गया। पारंपरिक अधिकार ही संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र भी आदिवासियों को देता है, लेकिन भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों में स्पष्ट कर चुका है कि भारत में आदिवासी नहीं है, बल्कि यहाँ जो समुदाय रहता है उसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं और वह आदिवासी नहीं है। उसी तरह हुकुकनामा और विल्किंसन रूल का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ के आदिवासियों को रैयत बनाया गया। यदि इन दस्तावेज़ों में आदिवासियों को खोजिएगा तो वो नहीं मिलेंगे, सिर्फ मिलेंगे तो रैयत ही। तो इस तरह आपने रैयतों और मुंडा व मानकियों के अधिकार को इस हुकुकनामा के माध्यम से समझा। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।